यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीटी 365 के यहाँ पर एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज यहाँ पर देखेंगे। इसमें यहाँ पर देखो हम लोग जो एमसीक्यूज देख रहे हैं ये इकोनॉमिक के मैगजीन है। ये मैगजीन पूरी इंग्लिश की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग एमसीक्यूज देख रहे हैं वो सब यहाँ पर हिंदी के होंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर इसका हिंदी का मैंने बनाया हुआ है यहाँ से, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने पहले टॉपिक था, इसका टॉपिक के मैंने आपके हिंदी के पूरे एमसीक्यूज यहाँ से करा दिए थे, कितने यहाँ पर क्वेश्चन के एमसीक्यूज बन सकते हैं पहले टॉपिक का। ठीक है, साथ में दूसरा टॉपिक का भी मैंने कराया था, राइट। और आज मैं यहाँ पर करूँगा टॉपिक नंबर तीसरा, फाइनेंशियल मार्केट और पेमेंट सिस्टम। इसके यहाँ पर जितने भी हैं ये सब हिंदी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। टॉपिक 3 और टॉपिक 4 जो आपका एक्सटर्नल क्षेत्र या सेक्टर है उसके भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको टॉपिक 3 और टॉपिक 4 के एमसीक्यूज यहाँ पर करीब 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे इसके, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप से जितने भी यहाँ पर टॉपिक आते हैं सबके यहाँ पर एमसीक्यूज करेंगे और जो हिंदी की मैगजीन आएगी वहाँ से हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ते चलेंगे। ठीक है, एक बात और यहाँ पर देखो, हिंदी बहुत लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश जो मैगजीन में मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ हिंदी के मैगजीन के एमसीक्यूज कराओ। तो हिंदी की मैगजीन कोई अलग नहीं है, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक नंबर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप हिंदी मैगजीन ओपन करोगे तो यहाँ पर आएगा सेबी, वहाँ पर भी सेबी लिखा होगा, वहाँ पर भी आईएफएससी लिखा होगा ना। तो ये सब हिंदी में वहाँ पर लिखे होंगे। तो यहाँ पर टॉपिक सब सेम होते हैं। अगर हिंदी भी क्वेश्चन बनाओगे तो सेम ही क्वेश्चन बनेंगे, कुछ अलग नहीं बनेगा, राइट। ये कहने का मतलब है, आपको समझना है थोड़ा सा। ठीक है, तो आते हैं यहाँ से टॉपिक नंबर 3 और 4 को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं। और मैंने सुबह कराया हुआ है आज यहाँ पर पीटी 365 यहाँ पर जो हिंदी वाली आ चुकी है इन्वायरमेंट की, वो मैंने आपको कवर करा दी है। एक टॉपिक आपका मैंने काफ़ी अच्छे से कवर कराया है। वहाँ पे क्वेश्चन ही बताएं कैसे कैसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं एमसीक्यूज के अलावा भी। ठीक है, आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे हो टॉपिक नंबर 3 और यहाँ पर वित्त बाजार और भुगतान प्रणाली जो इसका है इससे देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे, इसी में चौथा नंबर का एमसीक्यूज आगे देखेंगे। ठीक है, आते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन में। टॉपिक 3 का यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसने बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुद्रा बाजार मॉनेटरी जो मनी मार्केट है इसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम होती है, जबकि पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट की परिपक्वता 1 वर्ष से अधिक होती है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड है, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्रा बाजार इसका अल्पकालिक 1 वर्ष तक होता है, जबकि यहाँ पर पूंजी बाजार का दीर्घकालिक 1 वर्ष से अधिक के लिए निवेश का होता है। सेकंड बात है, मुद्रा बाजार में जोखिम कम होता है और तरलता लिक्विडिटी अधिक होती है, जबकि यहाँ पर पूंजी बाजार में जोखिम अधिक हो जाता है। सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा बाजार में तरलता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर इसे जल्दी कैश में बदला जा सकता है और यहाँ पर जोखिम कम होता है। और पूंजी बाजार में उतार चढ़ाव के कारण यहाँ पर जोखिम अधिक हो जाता है। ये भी बात सही है। तीसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पूंजी बाजार का मुख्य नियामक है, जबकि यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मुद्रा बाजार का एक मुख्य विनियामक होगा या नियामक होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई जो होता है मुद्रा बाजार जो मनी मार्केट है उसका नियामक होता है और सेबी पूंजी बाजार का नियामक होता है। सिंपल सा आप लिख सकते हो ये पॉइंट को। 1 2 करेक्ट है, आंसर से 2 बातें इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रा बाजार के उपकरण है उसको लेकर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर मुद्रा बाजार के साधन या उपकरण के बारे में विचार करना है। ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, शेयर, जमा प्रमाण पत्र, इनमें से कितने यहाँ पर प्रयोग करके बता रहे कितने यहाँ पर हैं जो मुद्रा बाजार के साधन होंगे। ठीक है, मुद्रा बाजार के जो साधन है, एक तो यहाँ से हो जाएगा आपका ट्रेजरी बिल। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा आपका हो जाएगा वाणिज्यिक पत्र। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर। और यहाँ पर शेयर इसमें नहीं होगा, क्योंकि शेयर जो होता है ये पूंजी बाजार ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, मुद्रा बाजार का या मनी मार्केट का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, जमा प्रमाण पत्र ये भी आपका करेक्ट होगा। तो 1 2 4 इसका सही बात है। करेक्ट आंसर 1 2 4 सी सही आंसर है। क्वेश्चन तीसरा है, पूंजी बाजार की संरचना। पूंजी बाजार के संदर्भ में प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट और द्वितीयक बाजार सेकेंडरी मार्केट के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। देखो, यहाँ से जो एक मुख्य अंतर है, प्राथमिक बाजार जो होता है पहले जान लेते हैं इसके बारे में। प्राथमिक बाजार जो होता है प्राइमरी मार्केट या प्रतिभूति सिक्योरिटीज जो होती है पहली बार जारी की जाती है। निवेशक सीधे कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जैसे कि आईपीओ मान सकते हो। ठीक है, और मतलब इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक जो ऑफरिंग। ठीक है, आईपीओ। और दूसरा बात यहाँ पर जो द्वितीयक बाजार क्या होते हैं, जो सेकेंडरी मार्केट होती है, यहाँ पहले से ही जारी जो शेयर है उसकी ट्रेडिंग होती है। निवेशक आपस में शेयर खरीदते और बेचते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और एनएसई। ठीक है, तो आंसर यहाँ से इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का। क्वेश्चन 4 देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और ये उसी समय एक वैधानिक निकाय बन गई थी।
पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सेबी की स्थापना 1998 में जो हुई थी, बात गलत है। ये इसे 88 में तो हुई थी, लेकिन यहाँ पर इससे वैधानिक शक्तियाँ जो थी, स्टेचुरी जो पावर्स थी 1992 में सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से प्राप्त हुई थी, ना कि इसी के अधिनियम से निकाय बना था, तो गलत होगा। सेकेंड बात है, सेबी का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है, सेबी के पास सिविल कोर्ट के समान प्रवर्तन जांच की शक्तियां शामिल होती हैं, ये जांच की शक्तियां होती हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सेबी के पास जांच के दौरान सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होती हैं, जैसे कि समन जारी करना, राइट। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, सेबी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में विचार करना है, कौन सी बात गलत है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष होता है, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, सही बात है। इसमें वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्य शामिल होते हैं, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 सदस्य होते हैं, ना कि 3। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के होते हैं, तो यहाँ बात गलत होगा, 2 सदस्य उसमें होते हैं, 3 नहीं होते हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य होता है, करेक्ट है। और केंद्र सरकार द्वारा नामित 5 सदस्यों में से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये भी बात सही है। गलत पूछा था तो बी स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन 6, हाल ही में सेबी की बैठक के निर्णय के संबंध में विचार करना है। सेबी ने एफपीआई और एफवीसीआई के लिए यहाँ पर स्वागत एफआई सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जो जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर था, उसकी बुनियादी ढांचे की मंजूरी दी है, पहली बात। छठी का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर स्वागत एफआई जो ढांचा उसकी मंजूरी की अनुमति दी है, ताकि भारत में निवेश की प्रक्रिया सरल और सुव्यवस्थित की जा सके। सेकेंड बात यहाँ से इसका इसमें बोल रहे सेकेंड में कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को इक्विटी रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिससे म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा रेट के निवेश को बढ़ाया जा सके। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है ना REIT रेट, इसके वर्तमान को हाइब्रिड श्रेणी में माना जाता है। हालांकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड नियम के समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये इक्विटी के रूप में पूर्ण वर्गीकरण का मुख्य बिंदु नहीं था। तीसरी बात, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेबी आमतौर पर IPO के बाद न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता 25% को पूरा करने के लिए नियम को और सख्त यहाँ पर करता है, ताकि वे बाजार को पारदर्शिता बना रहे और समय पर, ना कि यहाँ पर समय सीमा ढील दी जा सके इसमें, है ना, तो ये गलत होगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1, पहली बात इसकी सही है। क्वेश्चन 7वां, वैकल्पिक निवेश निधि के संबंध में विचार करना है। वैकल्पिक निवेश निधि का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किया जाता है, पहली बात। 7वें का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो AIF है इसका विनियमन सेबी द्वारा किया जाता है, RBI द्वारा नहीं, गलत होगा। SWAMIH स्वामी जो है इसका फुल फॉर्म है किफ़ायती और मध्यम आवास के लिए विशेष विंडो, है ना, फंड एक सरकारी समर्थित फंड है, जिसे RBI के कड़े AIF नियमों से छूट दी गई है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर SWAMIH फंड एक सामाजिक प्रभाव वाला फंड होगा जो रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करेगा और सरकार को उसे कुछ विनिमय छूटे दिए, ताकि यहाँ पर रियल एस्टेट क्षेत्रों को राहत मिल सके। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से इसका सही पूछा है तो केवल 2, बी बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। क्वेश्चन 8 है, इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा, देखते हैं इसको। एक डेरिवेटिव्स एक वित्तीय साधन है, ठीक है, जिसका मूल्य एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य से प्राप्त होता है, पहली बात। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। डेरिवेटिव्स एक यहाँ पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका यहाँ पर अपना कोई मूल्य नहीं होता है, बल्कि वह किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति जैसे शेयर, सोना, मुद्रा मूल्य से लाभ प्राप्त करता है, पहली बात सही है। सेकंड, इक्विटी डेरिवेटिव्स ऐसे साधन है जिनका मूल्य पूरी तरह से एक या अधिक अंतर्निहित इक्विटी परिसंपत्ति से फर्क से प्राप्त होता है, सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर 8वें का सी करेक्ट है। इक्विटी डेरिवेटिव्स है उसके बारे में दोनों बातें एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9,
फ्रंट रनिंग की प्रथा के संबंध में विचार करना है। ये एक कानूनी प्रथा है जिसमें बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए गैर सार्वजनिक जानकारी का उपयोग किया जाता है। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट रनिंग एक अवैध या इलीगल प्रथा है। इसमें कोई यहाँ पर ब्रोकर या अधिकारी है, किसी बड़े ऑर्डर की गोपनीय जानकारी होने पर उसे ऑर्डर निष्पादन करने से पहले व्यक्तिगत खाते में शेयर खरीद लेता है, ताकि यहाँ पर कीमतों के बढ़ने पर लाभ कमा सके। सेकेंड बात, यह बाजार में हेरफेर का एक रूप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें गैर सार्वजनिक जानकारी के आधार सुरक्षा कीमतों में हेरफेर होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसे बाजार में हेरफेर और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा ही यहाँ पर अनैतिक व्यवहार माना जाता है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर 9 का बी। क्वेश्चन 10, फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के बारे में विचार करना है। FCSS एक भुगतान प्रणाली है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा अधिकृत किया गया है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, यह पर प्रणाली RBI के अधिकार क्षेत्र में आती है। यह प्रणाली वर्तमान में केवल भारतीय रुपए के लेन देन का निपटान करेगी। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ये फॉरेन करेंसी है ना, तो यहाँ पर विदेशी जो मुद्रा है इसके निपटान के लिए है, ना कि यहाँ पर केवल भारतीय रुपए के लिए, तो गलत होगा। तीसरा, इसका संचालन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL की सहायक कंपनी CCIL IFSC लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से 10वें की ये करेक्ट है, ठीक है। गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा लेन देन किस सुचारू रूप से यहाँ पर संचालन के लिए CCIL IFSC लिमिटेड इसका संचालन करेगी। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 10वें का C सही है। क्वेश्चन 11 है गिफ्ट सिटी IFSC के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी IFSC के बारे में विचार करने कौन सा कथन गलत होगा इसमें? देखो, गिफ्ट सिटी भारत का पहला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC होगा। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये एक विशेष आर्थिक जोन या आर्थिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। यह भी बात यहाँ से करेक्ट है, जहां पर इस रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में इसमें लाभ मिलेंगे। तीसरा, इसे फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक निवासी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि फेमा के तहत यहाँ पर IFSC को अनिवासी के तौर पर नॉन रेजिडेंट या विदेशी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ लिए गए लेन देन विदेशी लेन देन माने जाएंगे, भले ही वो भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर क्यों ना हो। यहाँ पर क्या होगा? ये एक निवासी के रूप में नहीं होंगे, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा, पूछा क्या है? गलत पूछा है ना, तो तीसरी बात गलत है, C। क्वेश्चन 12 नंबर है IFSCA का उद्देश्य और स्थापना को लेकर के क्वेश्चन है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के संबंध में विचार करना है। IFSCA की स्थापना 2020 में IFSCA अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। पहली बात, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, ठीक है। 2020 में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की गई थी। सेकेंड बात है, यह भारत के IFSC वित्तीय उत्पादों में, वित्तीय सेवाओं और यहाँ पर वित्तीय संस्थानों में विनियमित करेगा। सेकेंड बात यह भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये एक एकीकृत नियामक होगा जो यहाँ पर IFSC के भीतर बैंकिंग, RBI पूंजी बाजार और बीमा रेडाई जो कार्य है उसको के लिए विनियमित करेगा ये। तीसरी बात है, यह मुख्य रूप से घरेलू वित्तीय बाजारों पर के विकास पर केंद्रित होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं को आकर्षित करना, न कि घरेलू बाजार का विकास करना और भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने के लिए काम करना। तो 1 2 करेक्ट है सिर्फ। आंसर यहाँ से 12वें का 1 2। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर है भारतीय संदर्भ में बॉन्ड कीमतों, बॉन्ड यील्ड, ब्याज दरों के बीच संबंध के लेकर विचार करना है। बैंक ब्याज दरों में वृद्धि आमतौर पर बॉन्ड मौजूद की कीमतों में गिरावट के कारण बनती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड की कीमतों में ब्याज दरों के बीच उल्टा संबंध होता है। जब बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो पुराने बॉन्ड कम ब्याज दरों वाले कम आकर्षक हो जाते हैं और उनकी कीमतें गिर जाती हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड कीमतों के बीच सीधा संबंध होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड कीमतों के बीच उल्टा संबंध होता है, सीधा नहीं होता है। जब कीमत गिरती है तो यील्ड बढ़ जाती है, गलत होगा। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति का सरकारी बॉन्ड
यील्ड पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई की रेपो रेट मौद्रिक नीति सरकारी बॉन्ड की यील्ड सीधे प्रभावित करती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसका सही है बी। 14 या 14 नंबर क्वेश्चन है, बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करने वाले कारक पर क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय सरकारी बॉन्ड यील्ड जो है प्रतिफल, उनमें से किससे प्रभावित होते हैं? एक तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दे रखा है 14 का, पहला दे रखा है यूएसए के फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से लेकर के। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। यदि यहाँ पर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकल कर वहाँ ले जाते हैं और जिससे यहाँ पर भारतीय बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। पहला सही है। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन होता है, ये उच्च मुद्रास्फीति के कारण निवेश अधिक यील्ड की मांग करते हैं ताकि यहाँ पर पैसे कम जो क्रय है वो शक्ति बनी रहे। तीसरा, सरकार का उधार कार्यक्रम, जो उधार कार्यक्रम होता है, उधारी कार्यक्रम, ये सरकार बहुत अधिक उधार लेती है तो बॉन्ड की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे क्या उनकी कीमतों में गिर सकती है और यील्ड बढ़ सकता है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर यील्ड को प्रभावित करने के लेकर यहाँ से तीनों बातें एकदम करेक्ट है, डी सही पूछा। दो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है, यदि बाजार में प्रचलित ब्याज दरें गिरती हैं तो मौजूदा फिक्स्ड कूपन बॉन्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर, इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी लेकिन उनकी यील्ड गिर जाएगी। सी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जब बाजार में ब्याज दरें कम होती है तो पुराने बॉन्ड्स होते हैं जिनका कूपन रेट अधिक होता है, उनकी मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने से उनकी जो कीमत होती है प्राइस बढ़ जाता है। चूंकि यहाँ पर कीमत और यील्ड में उल्टा संबंध होता है इसलिए यहाँ पर यील्ड गिर जाएगा, है ना। आंसर क्या होगा? सी। मैंने ऊपर आपको बात बताई थी इस टाइप में। ठीक है, 16 नंबर है, ट्रांजिशन बॉन्ड को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं, विचार करना है इसको ट्रांजिशन बॉन्ड को लेकर के। पहली बात है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला अच्छा ठीक है, इसी पे ही पूछा है, ट्रांजिशन बॉन्ड पे विचार करना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के विनियमन के अनुसार ट्रांजिशन बॉन्ड ग्रीन ऋण सुरक्षा की उप श्रेणियों में से एक होता है। पहली बात, 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सेबी ने ग्रीन डेट सिक्योरिटीज के दायरे को बढ़ाकर इनमें ट्रांजिशन बॉन्ड को शामिल किया है। सेकेंड बात है, इन बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य हार्ड टू अबिट जैसे स्टील और यहाँ पर सीमेंट को प्रगतिशील डिकार्बोनाइजेशन के लिए पूंजी जुटाने में मदद करेगा। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ग्रीन वॉशिंग को कम करने के लिए पारदर्शिता प्रकटीकरण और तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से उन्हें लागू किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग झूठे जो पर्यावरणीय दावे हैं उसको रोकने के लिए इनके उपयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तीनों बातें करेक्ट होगा। आंसर यहाँ से 16 का सभी तीनों करेक्ट है। पूछे कौन सा सही होगा, तो डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से विचार करना है। टीयर 1 बॉन्ड को लेकर के बोला है कि अतिरिक्त टीयर 1 एटीआई बॉन्ड को परपेचुअल बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है। पहली बात, 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, बैंक इन बॉन्ड को अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं कैपिटल जो यहाँ पर इनकी एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा करने के लिए जारी करते हैं। सेकेंड बात ये भी सही, क्योंकि यहाँ पर बैंक होता है जो ये बासिल थर्ड है ना, जो बेसिल थर्ड होता है उसके मानकों या मानदंड के तहत अपने टीयर फर्स्ट की जो पूंजी है उसको बढ़ाने के लिए उन्हें जारी करते हैं। तीसरी बात है, कॉल सिस्टम या कॉल विकल्प जो होता है ये वित्तीय अनुबंध है जो खरीदार को एक निर्दिष्ट और अवधि के भीतर एक निर्दिष्ट मूल्य पर संपत्ति खरीदने दायित्व के बिना अधिकार देते हैं। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदार को अधिकार देता है कि वे भविष्य में एक तय कर सके कि कम कीमत पर संपत्ति खरीद सके और लेकिन ये अनिवार्य ना हो। तीनों बातें करेक्ट है। 17 का आंसर डी। क्वेश्चन 18 है, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में विचार करना है। बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पदेन अध्यक्ष के रूप में और केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 व्यक्ति शामिल होते हैं। पहली बात, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत इस बोर्ड का अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। सेकेंड बात है, बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वे पुनः नामांकन या रीनॉमिनेशन के पात्र होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। हालांकि हाल ही सुधारों में चर्चाओं में इसे 4 वर्ष तक विस्तारित करने के प्रस्ताव भी चल रही है बात, लेकिन इसमें मानक प्रक्रिया को पुनः नामांकन संभव है।
कुछ यहाँ पर स्रोतों में कार्यकाल 3 वर्ष निर्दिष्ट है, लेकिन यहाँ पर व्यापक ढांचे में संरचना यही रहती है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से क्या है, करेक्ट है। आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ से सही है 18 का। क्वेश्चन 19 नंबर है, भुगतान नियामक प्रणाली बोर्ड संरचना, उसके बारे में क्वेश्चन है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अनुसार भुगतान नियामक बोर्ड के संबंध में विचार करना है। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पहली बात, 19 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का गवर्नर इस बोर्ड का पदेन या एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष होता है। सेकेंड, बोर्ड में केंद्रीय सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य होते हैं जो भुगतान प्रणाली, आईटी, साइबर अपराध सुरक्षा और कानून के विशेषज्ञ होते हैं। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वे पुनः नामांकन के पात्र होते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर नामित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का नहीं होता है। हालांकि पुनः नामांकन के पात्र तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्यकाल बोला है 5 वर्ष का, ये गलत है, ये 3 वर्ष का होगा। 1 2 करेक्ट है। आंसर 19 का 1 2 बी बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन 20 है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के बारे में विचार करना है। देखते हैं मुख्य उद्देश्य इसके क्या है। पहला है, भारत में भुगतान प्रणाली को विनियमित और पर्यवेक्षण करना। ठीक है, पहली बात क्या होगी, 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, आरबीआई को भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचे को देखरेख के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में स्थापित करना, यह भी यहाँ पर क्या होगा, इसका एक उद्देश्य होगा। और तीसरी बात है, अनुचित जो शुल्क होते हैं उसको रोकना और लेन देन की गड़बड़ियों के लिए मध्यस्थ जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करना, यह भी यहाँ से इसका एक उद्देश्य होगा। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से 20 का क्या होगा, सभी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो डी यहाँ से इसका आंसर है। 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूपीआई को वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। पहली बात, 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो यूपीआई को 2016 में 21 बैंकों के साथ यहाँ पर लॉन्च किए गए थे। एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक विभाग है जो सीधे तौर पर भारत सरकार के अधीन काम करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एनपीसीआई जो है ये आरबीआई और आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन की एक पहल होगी, लेकिन ये आरबीआई का विभाग नहीं है। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक लाभ ना कमाने वाली नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी। तीसरा, यूपीआई प्रणाली एमपीएस आईएमपीएस जो होती है इसके बुनियादी ढांचे पर बनाई गई है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूपीआई जो है ये वास्तव में आईएमपीएस तकनीकी पर आधारित है, जो यहाँ पर वास्तव में 24/7 धन हस्तांतरण की सुविधा को सुनिश्चित करती है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चौथी बात यहाँ पर बोला है इसमें कि यूपीआई का यहाँ पर उपयोग करके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जो भुगतान है ये इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट स्वीकार करने वाला नामीबिया पहला अफ्रीकी देश बन गया है। चौथी बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में नामीबिया यूपीआई की तकनीकी को अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंट जो पेमेंट्स है उसके संबंध में सहयोग करने के लेकर ये प्रमुख अफ्रीकी देश बन गया है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 3 और 4, 3 बातें करेक्ट है सी। 22 नंबर है, हाल ही में यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है इसके बारे में प्रणाली में वैश्विक स्वीकृति खबरों में रही थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन देशों में यूपीआई आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान स्वीकार किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा 22 का 1 2 3 4 5 6 7 सभी यहाँ पर क्या होंगे, सभी जगह यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी भुगतान स्वीकार के लिए यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, सभी, क्योंकि यहाँ पर भारत का यूपीआई अब यहाँ पर एक वैश्विक बॉन्ड बन चुका है और यहाँ पर दिए गए सभी जो यूपीआई देशों में यहाँ पर या तो लॉन्च हो चुका है या वहाँ के स्थानीय जो क्यूआर कोड है उसके नेटवर्क के साथ मर्चेंट भुगतान के लिए आम समझौता हो चुका है। इसमें फ्रांस एफिल टावर की शुरुआत हुई थी और सिंगापुर का पेनाउ लिंक, और यहाँ पर पड़ोसी देशों में नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ यहाँ पर खाड़ी देशों में यूएई और मॉरिशस में भी इसकी पहुँच हो चुकी है। तो आंसर यहाँ से डी, सभी बातें इसकी करेक्ट है। 22 का डी। 23 नंबर है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के संबंध में विचार करना है। यह भारत का खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन होगा। पहली बात, 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत के सभी खुदरा भुगतान, एटीएम, चेक ट्रांजैक्शन, यूपीआई इसके लिए यहाँ पर अम्ब्रेला संगठन है। सेकेंड बात, रुपये भुगतान प्रणाली एनपीसीआई की एक प्रमुख पहल है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। थर्ड, एनआईपीएल एनपीसीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है जो भारत के बाहर रुपये और यूपीआई को तैनात कर रही है। तीसरी बात भी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एनपीसीआई जो है
इसको विशेष रूप से यूपीआई और रुपए को विदेशी बाजार में ले जाने के लिए इसे बनाया जा रहा है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। 23 का आंसर डी। 24 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इंदौर लगातार सातवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। पहली बात 24 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर को लगातार सातवीं बार यहाँ पर सर्वोच्च यहाँ पर शहर के रूप में खिताब मिला है, सूरत के साथ यहाँ पर संयुक्त रूप से। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, हाल ही में इंदौर में दूषित नल पानी में संबंधित मौतें देखी गई थी, जिससे यहाँ पर पुराने पाइपलाइनों को खराब भूमिका के अंतर्गत जो योजनाएं थी उसके कारण पर सुरक्षा को मुद्दे उजागर दिए थे। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, शहरी उपयोगिताएं औसतन लगभग 38% उपचारित पानी को गैर राजस्व पानी NRW के रूप में देखी जाती है, NRW के रूप में खो देती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों बातें यहाँ से इसकी इंदौर में जो शहरी स्वच्छता उसको लेकर करेक्ट होंगी, है ना। डी मतलब 24 का यहाँ से करेक्ट आंसर है। फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पर दे रखे थे वो। 25 है, मध्य प्रदेश की स्पेस्टिक नीति 2026 क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित स्पेस्टिक्स नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या होंगे? इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचार, निर्माण और विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। पहली बात क्या है? यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है कि यहाँ से राज्य और उपग्रह निर्माण भूस्थानिक जो विशेषण है उसके संबंध में नवाचार के रूप में स्थापित करना, और कृषि आपदा प्रबंधन को लेकर के शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को अपने उपयोग को समर्थन करना। सभी तीनों करेक्ट है। आंसर 25 का डी। 26 है, 26 को लेकर के टॉपिक भी चेंज हो रहा है। टॉपिक नंबर 4 यहाँ से आएगा, बाहरी क्षेत्र एक्सटर्नल, यहाँ पर जो सेक्टर था उसमें एमसीक्यूज हैं इसके। ठीक है, आते हैं 26 का यहाँ पर पहला है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बीच मुख्य अंतरों के संबंध में विचार करना है। एफडीआई का उद्देश्य दीर्घकालिक नियंत्रण और प्रबंधन में भागीदारी प्राप्त करना होता है, जबकि यहाँ पर एफपीआई का उद्देश्य मूल रूप से अल्पकालिक वित्तीय लाभ कमाना होता है। पहली बात 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात बोला है आमतौर पर एफडीआई आमतौर पर प्राथमिक बाजार के माध्यम से वास्तविक संपत्ति जैसे कारखाने, मशीनरी आदि में निवेश करता है, जबकि यहाँ पर एफपीआई जो है ये द्वितीयक बाजार के माध्यम से शेयर और बॉन्ड जैसी वित्तीय संपत्ति के निवेश करेगा। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, एफपीआई प्रवाह को अक्सर हॉट मनी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह अत्यधिक अस्थिर होता है ना, स्थिर नहीं होता है, अस्थिर होता है, और वैश्विक संकेत पर तेजी से देश के बाहर जा सकता है, जिससे यहाँ पर रुपए के विनिमय दर पर तेजी से प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है। 26 का आंसर सभी तीन पूछा है सही। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में सही बात बताता है? आंसर जाएगा 27 का। एक तो पहला, ये निवेश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित होता है। पहली बात 27 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, एफपीआई निवेशक आमतौर पर कंपनी के प्रबंधन या संचालन पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा है, वे कंपनी के निर्णय और प्रबंधन को दखल नहीं देते हैं। दोनों बातें सही हैं। तीसरा, 10% या उससे अधिक की इक्विटी हिस्सेदारी वाला कोई भी विदेशी निवेश स्वतः ही एफपीआई के रूप में वर्गीकृत हो जाता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये इस नियम के विपरीत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई विदेशी निवेश किसी सूचीबद्ध कंपनी के कुल चुकता शेयर में 10% से कम है तो उसे एफपीआई मनाता है। यदि वह 10% से अधिक है या उससे अधिक है तो उसे एफडीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 27 का एक और तो सही हो जाएगा। 28 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निवेश स्थिर, अधिक स्थिर और बेहतर माना जाता है? अधिक स्थिर और बेहतर माना जाएगा। आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई, क्योंकि वे दीर्घकालिक परिसंपत्ति और नौकरियां पैदा करता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था के लिए पर एफडीआई जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है इसको बेहतर बनाता है, क्योंकि यहाँ पर स्थिर पूंजी होती है और ये केवल पैसा नहीं लाता बल्कि यहाँ पर कई तकनीकी आधुनिक प्रबंधन कौशल और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी लाता है। इसके विपरीत एफपीआई कभी भी वापस जा सकता है, जिससे बाजार में अस्थिरता पैदा हो सकती है। 29, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बुलेटिन जून 2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के शुद्ध एफडीआई प्रवाह में लगभग कितने % की गिरावट देखी गई है? आंसर हो जाएगा 29 का ये 96% की। बी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि हालिया आंकड़ों के अनुसार
विशेषकर आरबीआई के जून 2025 के बुलेटिन ने चिंता जताई थी कि यहाँ पर वित्त वर्ष 25 में भारत के शुद्ध नेट एफडीआई प्रवाह में लगभग 96% की यहाँ पर भारी गिरावट देखी गई थी। इसका मुख्य यहाँ पर कारण है कि जो विदेशों से आने वाले निवेश है उसमें कमी और विदेशी फर्मों में भारत के अपने मुनाफे पूंजी वापस लाने से ले जाना है ना। तो यहाँ से ये इसका करेक्ट आंसर होगा 96%। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में एफडीआई के लिए स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई 100% एफडीआई की अनुमति नहीं देता है। आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर परमाणु ऊर्जा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि भारत में कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से एफडीआई की अनुमति नहीं होती है, परमाणु ऊर्जा है ना, और जुआ सट्टेबाजी को लेकर के, लॉटरी व्यवसाय है ना, चिट फंड इनको लेकर के। राइट, आगे आते क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं शुद्ध एफडीआई नेट एफडीआई को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ये परिभाषित किया जाता है इसको अंतर्वाह जो एफडीआई है इसकी बहिर्वाह एफडीआई के बीच के अंतर से। ठीक है, जैसे यहाँ पर शुद्ध एफडीआई है इक्वल अंतर्वाह, ठीक है, माइनस कुल यहाँ पर बहिर्वाह, इसको लेकर के। ठीक है, आउटफ्लो जिसको बोलते हैं बहिर्वाह को। तो यहाँ से देखो, इसमें यहाँ से दो चीज़ें घटाई जाती हैं। पहले यहाँ पर भारतीय निवेशक द्वारा विदेशों से किया गया निवेश, और यहाँ पर विदेशी निवेशकों द्वारा भारत से वापस निकासी जो निकाली गई पूंजी होती है वो। यदि निवेश आने की तुलना में बाहर ज़्यादा जा रहा है तो शुद्ध एफडीआई घट जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ना। 32 नंबर है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है 32 का, इसमें बोला है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बुलेटिन जून 2025 के अनुसार सकल एफडीआई प्रवाह में वृद्धि के बावजूद वित्त वर्ष 25 में भारत के शुद्ध एफडीआई के प्रभाव में 96% की गिरावट आई है। पहली बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हाल यहाँ पर बुलेटिन के अनुसार जो सकल एफडीआई है इस ग्रॉस एफडीआई इसमें वृद्धि के बावजूद शुद्ध एफडीआई नेट एफडीआई में 96% की गिरावट दर्ज की गई है। इनका मुख्य कारण विदेशी निवेशकों द्वारा लाभ की निकाली गई जो निकासी होती है और पुनर्निवेश में कमी है। सेकेंड बात है, भारत में लगभग 90% एफडीआई स्वचालित मार्ग या ऑटोमेटिक रूट के तहत आती है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत की उदार एफडीआई नीति के कारण अधिकांश निवेश 90% से अधिक बिना सरकार की पूर्व अनुमति के स्वचालित मार्ग से आती है। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से दोनों सही है। क्वेश्चन 33 है, भारत में एफडीआई से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, लॉटरी व्यवसाय और जुआ सट्टेबाजी जैसे क्षेत्रों में 100% स्वचालित मार्ग तहत यहाँ पर एफडीआई की अनुमति दी गई होती है। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉटरी, जुआ सट्टेबाजी, परमाणु ऊर्जा और चिट फंड जैसे क्षेत्रों में एफडीआई पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोहिबिटेड होता है, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, वित्त वर्ष 24-25 में सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर भारत में एफडीआई आकर्षित करने का प्रमुख क्षेत्र था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 2024-25 को लेकर के यहाँ पे सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर जैसे यहाँ पर वित्तीय, ठीक है, बैंकिंग और बीमा, गैर वित्तीय व्यवसाय भारत में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला क्षेत्र होता है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। 34 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के संबंध में विचार करना है। एफपीआई एक भारतीय कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% हिस्सा रख सकते हैं। पहली बात 34 का पहला करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एफपीआई किसी कंपनी की तुलना में या किसी कंपनी की चुकता पूंजी का 10% से कम ही यहाँ पर रख सकती है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन दूसरा स्टेटमेंट है, यदि एफपीआई 10% की सीमा से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से अधिशेष शेयर को बेचना होगा। उन्हें एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का विकल्प नहीं होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी 34 की गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर यदि निवेश 10% से अधिक हो जाता है तो सेबी के नियमों के अनुसार एफडीआई को उनके रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का विकल्प दिया जाता है, बशर्ते सरकार ने एफडीआई के नियमों का पालन करना चाहिए उनको। सेकेंड बात गलत होगी। तीसरी बात यहाँ से एफपीआई को एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए विशेष रूप से
भूमि सीमावर्ती देशों में सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेस नोट है 2020 का तीसरा नंबर का, उसने यहाँ पर उसके तहत बताया गया था कि भारत के साथ जो भूमि सीमा साझा करने वाले जो देश होते हैं, जैसे यहाँ पर चीन से आने वाला जो निवेश है उसको पुनर्वर्गीकरण के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य होती है। तो यहाँ से तीसरी बात करेक्ट हो जाएगी। 1 और 3 करेक्ट है, दूसरा आंसर गलत है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर है। 35 है, विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता SRVA के तंत्र के संबंध में विचार करना है। ये तंत्र जुलाई 2022 में निर्यातकों और आयातकों को भारतीय रुपए में व्यापार का चालान और निपटान करने में सक्षम बनाने के लिए पेश किया गया था। पहली बात 35 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह तंत्र रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारतीय रुपए में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2022 में शुरू किया गया था। सेकेंड बात है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रुपये आधारित व्यापार निपटान के लिए तेजी लाने के बैंकों को SRVA खोलने हेतु पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को हटा दिया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी, क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया को वहाँ पर आसान बनाने के लिए RBI ने बैंकों के लिए पूर्व अनुमोदन को शर्त को हटाया था। तीसरी बात है, वोस्ट्रो खाता घरेलू बैंक में स्थानीय मुद्रा में रखा गया एक विदेशी बैंक का खाता होता है। तीसरी बात भी करेक्ट, क्योंकि वोस्ट्रो यहाँ पर का लैटिन अर्थ होता है आपका। वोस्ट्रो का जो लैटिन अर्थ होगा क्या होगा? आपका होता है। ठीक है, इसका मतलब ये विदेशी बैंक को हमारे बैंक में रखा गया खाता है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर डी यहाँ से सही होगा। सभी 3 करेक्ट हैं, सही पूछा है। 36 है, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खातों के बीच के अंतर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं। पहली बात, वोस्ट्रो खाता घरेलू बैंक का विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा रखा गया खाता है। पहली बात 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो नोस्ट्रो खाता है, जो वोस्ट्रो खाता होता है, वोस्ट्रो खाता आपका खाता हमारे पास है, ये विदेशी बैंक का घरेलू खाता होता है। ये बात ये गलत हो जाएगा। नोस्ट्रो खाता क्या होता है? नोस्ट्रो खाता जो होता है ये हमारा खाता आपके पास, ये घरेलू बैंक है विदेशी बैंकों के पास होता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। दोनों बातें यहाँ से गलत है ना। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात है, नोस्ट्रो खाते में विदेशी मुद्राओं में विनिमय और व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि ये खाते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा विनिमय को बहुत सरल और तेज बनाते हैं। तीसरा करेक्ट होगा। आप क्या लिख सकते हो? आप नोस्ट्रो खाता और वोस्ट्रो खाता के बाद में आप लिख सकते हो पॉइंट। मैं फिर से बता देता हूँ, आप पॉइंट नोट कर लो। जो नोस्ट्रो NOSTRO नोस्ट्रो होता है, जो ये होता है हमारा, क्या होता है? हमारा। ठीक है, ब्रैकेट में कर लो इसको। हमारा खाता आपके पास, ये घरेलू बैंक का विदेशी खाता ये शामिल होता है। और जो वोस्ट्रो खाता होता है ये आपका हो जाएगा। क्या होगा? आपका। आपको को ब्रैकेट में कर लो। आपका खाता हमारे पास, ब्रैकेट में लिख दो विदेशी बैंकों के घरेलू बैंक में खाता, ऐसा करके। तो दोनों बातें आप समझ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है ये, राइट। केवल 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी। 37 है, मुद्रा परिवर्तनीयता के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ होता है कि बिना किसी प्रतिबंध के निवेश लेन देन करने की स्वतंत्रता। पहली बात 37 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पूंजी खाता परिवर्तनीयता संपत्तियों की खरीद बिक्री, जिससे विदेश में घर खरीदना किसकी स्वतंत्रता देती है? भारत में ये आंशिक रूप से है। ठीक है, पहली बात सही है। सेकंड, भारत में चालू खाता परिवर्तनीयता के रूप में पूर्ण रूप से लागू है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत में 1994 में चालू खाता जो करंट अकाउंट है इस पर पूर्ण परिवर्तनीयता स्वीकार कर ली थी और व्यापार और सेवाओं के लिए। तीसरी बात है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रीर किसी देश की मुद्रा के मूल्य को प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं की टोकरी के मुकाबले मापती है, जिसे सापेक्ष मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से तीनों बातें करेक्ट है। 37 का आंसर डी। 38, भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है कौन? आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसको। पहला ये बोला है स्पेक्ट्रा परियोजना, जो बाहरी वाणिज्यिक उधार CECB और व्यापार क्रेडिट रिपोर्टिंग को अनुमोदन करने में सुव्यवस्थित करती है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्पेक्ट्रा जो है सॉफ्टवेयर, फुल फॉर्म इसका सॉफ्टवेयर प्रो एक्टिव इन्फोर्समेंट एंड कंप्लेंस टूल फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। इसका उपयोग व्यापार और ऋण की रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने और इसको सुव्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा है। पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात है, RBI द्वारा फेमा विनियमों जो होते हैं 1999 को उदार बनाया है। सेकेंड बात क्या होगी? 38 का सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि फेमा नियम को उदार बनाना रुपए को वैश्विक रूप से स्वीकार बनाने के लिए आवश्यक होगा।
करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हो गई। तीसरी बात यहाँ से देखते हैं, तीसरी बात यहाँ से बोल रहा है, ये कहता है कि यहाँ पर INR मूल वर्गित यहाँ पर बॉन्ड यानी यहाँ पर मसाला बॉन्ड जारी करना। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात 38 के यहाँ से यही करेक्ट है, क्योंकि मसाला बॉन्ड ने वे बॉन्ड होते हैं जो भारत के बाहर जारी किए जाते हैं, लेकिन इनका मूल वर्ग भारतीय रुपया होता है, जिससे विनिमय दर का जोखिम निवेशक पर होता है। तीनों बातें सही है, आंसर क्या होगा? डी यहाँ से 38 का करेक्ट है। 39 निम्नलिखित पर विचार करना है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में हाल ही में 3.5 या 3.5% भारी प्रतिशत कर प्रावधान को मंजूरी दी, जिसमें यहाँ पर उत्प्रवास कर कहा जाता है इसको। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि ने सभा में एक नया प्रावधान प्रस्तावित किया, जिससे यहाँ पर अमेरिकी से बाहर भेजे जाने वाले प्रेषण पर 3.5% कर लगाने की बात कही गई। इसे यहाँ पर अक्सर चर्चाओं में उत्प्रवास कर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इमर्जिनेशन जो इसको बोलते हैं। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये नया कर प्रावधान 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। यह बात सही है, क्योंकि यहाँ पर यदि ये कानून का रूप ले लेता है तो इसके 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की योजना सही बात होगी। सेकेंड बात हो गई। तीसरा, ये कर केवल व्यक्तियों पर लागू होता है, कंपनियों पर नहीं होता है। ये बात गलत है, क्योंकि ये कर मुख्य रूप से प्रेषण सेवाओं जैसे यहाँ पर ये वायर ट्रांसफर के माध्यम से यहाँ पर भेजे जाने वाले धन जो केंद्र होते हैं वो उनके यहाँ पर प्रभाव में व्यक्तियों को उन व्यवसायों को लेकर के दोनों पर पड़ सकता है जो इस प्रकार के प्रेषण का उपयोग करेंगे। तीसरी बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। 39 का आंसर ए, यहाँ से इसका 1 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत को प्रेषण के संबंध में विचार करना है। 2024 में भारत प्रेषण प्राप्तकर्ता देश की सूची में शीर्ष पर है। पहली बात 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में प्रेषण प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है या बना हुआ है। 2024 में भारत का प्रेषण प्रवाह लगभग 120 से 125 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, 2023-24 में अमेरिका भारत के लिए प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत देश था। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पारंपरिक रूप से खाड़ी देश शीर्ष पर थे, लेकिन अब अमेरिका भारत के लिए पर प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत लगभग 23 से 25% तक बन गया। ये दूसरी बात भी करेक्ट है। तीसरा, महाराष्ट्र 2023-24 में प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष राज्य था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष राज्यों में जो राज्य थे उसमें था। ठीक है, और केरल तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए, जिसका मुख्य कारण यहाँ पर वे कुशल और पेशेवर को विदेशों में जाना। तीनों बातें सही है। 40 का आंसर डी, सॉरी डी नहीं, हाँ डी यहाँ से करेक्ट है। सी यहाँ पे था, डी यहाँ से करेक्ट है। 41 है, उदारीकृत प्रेषण योजना के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसे 2004 में वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। पहली बात 41 का ऐसे गलत है, क्योंकि यहाँ पर LRS को यहाँ पर 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा शुरू किया गया था, न कि यहाँ पर सीधे वित्त मंत्रालय द्वारा। दूसरा, निवासी व्यक्तियों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष प्रेषण की सीमा, ये जो सीमा होती है US डॉलर में 2,50,000 रखी गई है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। पहली बात गलत थी, दूसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर योजना के तहत यहाँ पर एक निवासी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में 2,50,000 रुपये अमेरिकी डॉलर तक की राशि विदेश भेज सकता है, शिक्षा, चिकित्सा, निवेश आदि के लिए, है ना। इस योजना के तहत प्रेषण की आवृत्ति पर प्रतिबंध होगा। तीसरी बात क्या? तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि इस योजना के तहत प्रेषण की आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, बशर्ते कुल राशि प्राप्त जो होती है वर्ष जो में 2,50,000 की सीमा के भीतर होनी चाहिए, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए। 42, भारत की अर्थव्यवस्था में प्रेषण के महत्व के संबंध में विचार करने कौन सा गलत होगा? देखते हैं। यहाँ से जो गलत स्टेटमेंट है, प्रेषण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है FDI की तुलना में अस्थिर वित्त पोषण एक स्रोत होता है इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में प्रेषण को FDI या FPI की तुलना में अधिक स्थिर स्टेबल बनाता है। संकट के समय जैसे कोविड-19 में भी यहाँ पर प्रेषण का प्रवाह बना रहता था, जबकि यहाँ पर विदेशी निवेश FDI जो FPI है तेजी से घटता रहता था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। अस्थिर नहीं था, लेकिन यहाँ पर घटता बढ़ता था। ठीक है, तो गलत हो जाएगी। 43, भारत UK मुक्त व्यापार समझौता के बारे में देखते हैं। यहाँ से
लगभग 99% भारतीय निर्यात को यूके बाजार में शून्य शुल्क पहुंच मिलेगी। पहली बात 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से इस समझौते का मुख्य आकर्षक ये है, आकर्षण इसका कि लगभग 99% भारतीय उत्पादों विशेषकर कपड़ा और चमड़ा को यूके बाजार में शून्य शुल्क ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, भारत ब्रिटिश उत्पाद पर 90% शुल्क हटा देगा। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत भी यहाँ पर ब्रिटिश उत्पाद से जैसे कारों और जो विस्की है उस पर यहाँ पर लगभग 90% तक टैरिफ धीरे धीरे कम करने या हटाने का सहमत हुआ है। दोनों सही है। तीसरा, इसमें कर्मचारी के लिए पारंपरिक या पारस्परिक दोहरे योगदान जो सम्मेलन होते हैं उसका शामिल होना नहीं होता है ना। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से 43 की गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारत में इस समझौते में दोहरे योगदान सम्मेलन DCC को शामिल करने की जोरदार मांग कर रहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके। ठीक है, तीसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, 43 का हो जाएगा जो आंसर यहाँ से, ये आपका तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 44 देखते हैं। 44 है, दोहरे योगदान सम्मेलन DCC के संबंध में विचार करना है। ये एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा समझौता होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक सामाजिक सुरक्षा समझौता है। ठीक है, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। सेकंड बात है यहाँ से ये सुनिश्चित करता है कि दोनों देशों के बीच जाने वाले कर्मचारियों और उनके यहाँ पर नियोक्ता एक समय में केवल एक ही देश में सामाजिक सुरक्षा योगदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये यूके अप्रवासन इस स्वास्थ्य अधिभार का भुगतान करने के लिए व्यक्तियों को अधिकार को प्रभावित करेगा। तीसरी बात यहाँ से ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो DCC है इसका मुख्य फोकस सामाजिक सुरक्षा योगदान पर होता है और ये आमतौर पर अप्रवासन स्वास्थ्य अधिभार के भुगतान के अधिकार या दायित्व को सीधे प्रभावित नहीं करता है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 44 का बी। 45 है, मुक्त व्यापार समझौता के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। FTA 2 या 2 से अधिक देशों या व्यापारिक गुटों के बीच व्यापार पर सीमा शुल्क टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं में कम करने या समाप्त करने के लिए व्यवस्था होती है। पहली बात 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, FTA विश्व व्यापार संगठन WTO के सबसे पसंदीदा राष्ट्र MFN सिद्धांत का अपवाद है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर WTO का MFN सिद्धांत कहता है कि यहाँ पर एक देश सभी व्यापारिक भागीदार के साथ समान व्यवहार करेगा, लेकिन यहाँ पर FTA इसका अपवाद है, क्योंकि इसमें 2 देश एक दूसरे के विशेष रियासतें देते हैं और यहाँ पर दूसरों को नहीं मिलती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, प्रारंभिक फसल योजना अर्ली यहाँ पर हार्वेस्ट स्कीम एक FTA का अग्रदूत है। तीसरी बात भी करेक्ट होगी, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम पूर्ण FTA से पहले कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर टैरिफ कम किए जाते थे ताकि यहाँ पर इसका विश्वास बनाया जा सके। तीनों बातें सही है। 45 का आंसर यहाँ से सभी सही हो जाएगा। तो पूछा गया है, सही पूछा तो डी। 46, भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदार समझौते के बारे में विचार करना है। यह समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। प्रभावी हो भी चुका होगा क्योंकि 1 अक्टूबर निकल चुका है। तो पहली बात क्या है, देखते हैं इसको। 46 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत EFTA देशों में आइसलैंड, लिंकेटेस्टीन, ठीक है, लिंकेटेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के बीच यहाँ पर व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता टेपा 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होने के लिए निर्धारित हो चुका है ना। सेकेंड बात, EFTA राष्ट्रों में आइसलैंड, लिंकेटेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये 410 देश सही है। इसमें नॉर्वे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर इस समूह में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होगा, नॉर्वे नहीं होगा। 1 2 करेक्ट है, ए आंसर है। 47 है, भारत EFTA टेपा समझौते के संबंध में विचार करने कौन सा गलत होगा इसमें, देखते हैं। गलत देखो, पहली बात क्या है, पहली बात बोला है ये निवेश और रोजगार सृजन की जुड़ी बाध्यकारी प्रतिबद्धता को शामिल करने वाला भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है। पहली बात तो आप करेक्ट है, नोट कर सकते हो उसको, ठीक है। दूसरा, समझौते के तहत EFTA गैर कृषि उत्पादों पर 100% के लिए बाजार पहुंच प्रदान करता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर EFTA यहाँ पर देश में भारतीय गैर कृषि उत्पादों को लेकर के औद्योगिक के सामान
यहाँ पर 100% बाजार पहुँच देता है। दोनों बातें सही है। तीसरा, ये समझौता अगले 10 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश को बाध्यकारी प्रतिबद्धता प्रदान करेगा। तीसरी बात से गलत, क्योंकि यहाँ पर ये समय सीमा इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके समझौते के अनुसार $100 बिलियन निवेश की प्रतिबद्धता 15 वर्षों के लिए, अगले 10 वर्षों के लिए $50 बिलियन और उसके बाद यहाँ पर 5 वर्षों में $50 बिलियन। तो ये बात गलत हो जाएगा 15 वर्षों के लिए। ठीक है, आंसर 1 2 करेक्ट है। पूछे गलत कौन सा है, तो तीसरा वाला गलत है, बी। 48 है, भारत इफ्टा व्यापार और आर्थिक भागीदार समझौते टेपा के तहत भारत में इफ्टा की निर्यात में कितने % को कवर करने वाली अपनी टैरिफ लाइनों के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है। आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर 90%, सी। टेपा है, टेपा के तहत यहाँ पर, टेपा मतलब यहाँ पर देखो फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आर्थिक भागीदार समझौता, है ना। तो इसके तहत भारत ने इफ्टा देशों में आने वाले निर्यात के लगभग 82.7% से लेकर 90% तक टैरिफ लाइन वस्तुओं पर रियायतें दी है, और इसमें सोना, गोल्ड जैसे जो आयात शामिल हैं, जिन पर धीरे धीरे यहाँ पर जो शुल्क है वो कम किया जाएगा। हालांकि कुछ संवेदनशील कृषि उत्पादों में डेयरी को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी 90%। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, निर्यात संवर्धन मिशन और इसकी विशेषताओं पर विचार करना है। देखते हैं 49 को। पहला, निर्यात संवर्धन मिशन ईपीएम का वित्तीय परिव्यय आउटले 25,060 करोड़ है और इसकी समयावधि 6 वर्ष है। पहली बात, 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार के नए निर्यात जो संवर्धन मिशन है उसका वित्तीय परिव्यय लगभग 10,500 करोड़ तक के आसपास होगा। 25,060 करोड़ का आंकड़ा काफ़ी अधिक है, तो गलत हो जाएगा, है ना। 10 करोड़ कहाँ 25 करोड़, ठीक है, करीब 15 करोड़ का अंतर है। दूसरा है मिशन आर्किटेक्चर मिशन जो है उसके एक यहाँ पर एकीकृत उपयोजना निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से संचालित होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मिशन आर्किटेक्चर बहुआयामी है, ये केवल एक उपयोजना नहीं है बल्कि बाजार पहुँच है जो पहल और बुनियादी ढांचा का विकास और जिला स्तर पर निर्यात केंद्र है उसको लेकर के कई घटकों के माध्यम से संचालित होता है। दोनों बातें गलत है। आंसर 49 का पूछा सही कौन सा है, तो कोई सही नहीं, डी है। ठीक है, क्वेश्चन 50 क्रेडिट गारंटी योजना के बारे में विचार करना है। निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य तरलता बढ़ाना और बाजार विविधीकरण को समर्थन देना होगा। पहली बात, 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, इस योजना के लाभार्थी केवल गैर एमएसएमई निर्यातक होंगे। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना के जो प्राथमिक लाभार्थी एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और यहाँ पर मध्यम उद्यम निर्यातक है, न कि केवल गैर एमएसएमई। सरकार छोटे निर्यातकों की जोखिम को कम करने के लिए गारंटी प्रदान करती है। ठीक है, ओनली वन करेक्ट आंसर यहाँ से 50 का एक यहाँ से बात इसकी सही है। 51 है, 51 नंबर है, भारत के निर्यात परिदृश्य और डेटा पर विचार करना है। देखते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निर्यात क्षेत्र का योगदान 21% रहा है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत ने सकल घरेलू जो उत्पाद है उसमें वस्तुओं सेवाओं के निर्यात का कुल योगदान आमतौर पर 13 से 16% के बीच रहता है। 21% आंकड़ा ज़्यादा है यहाँ से। आरबीआई के अनुसार 2024-25 में भारत के कुल निर्यात माल जो सेवाएं हैं उसमें 824.9 बिलियन तक पहुंच गया है। सेकेंड बात क्या होगी, 51 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पहला तो गलत था, सेकंड यहाँ से सही है, क्योंकि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2024-25 का जो वित्त वर्ष है उसके अनुसार वैश्विक मंदी के बावजूद भारत का कुल जो निर्यात है, ठीक है, उसमें वस्तुएं सेवाएं उनको लेकर के 800 बिलियन तक जो सीमा है उसको पार करके 824 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन 52 है, ईपीएम की क्रियान्वयन एजेंसी और फोकस क्षेत्रों पर विचार करना है। निर्यात संवर्धन मिशन ईपीएम की क्रियान्वयन एजेंसी वाणिज्य मंत्रालय है। पहली बात, 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ईपीएम के तहत वस्त्र, चमड़ा और रत्न आभूषण जैसे क्षेत्रों की प्राथमिकता सहायता दी जाएगी। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है।
क्योंकि यहाँ पर इस मिशन के तहत श्रम प्रधान लेबर इनिशिएटिव क्षेत्रों में जैसे वस्त्र, टेक्सटाइल, चमड़ा, है ना, लेदर, रत्न, आभूषण, है ना, और यहाँ पर और विशेष ध्यान इस पर केंद्रित किया जा रहा है ताकि यहाँ पर निर्यात के साथ साथ रोजगार भी बढ़े। दोनों बातें यहाँ से क्या है, करेक्ट है। तीसरा, अच्छा तीसरा नहीं है, तीसरा में उपयुक्त लिखा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तीसरा नहीं, सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है। तो क्या होगा, 52 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से दोनों बातें करेक्ट है, सी। ठीक है, तो इस टाइप से देखो यहाँ पर जो इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक की जो मैगजीन है इसका हम लोगों ने टॉपिक 3 और टॉपिक 4 को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, पहला दूसरा कल कवर कर लिया था, तीसरा चौथा आज कर लिया, और चौथा पांचवा जो टॉपिक होगा वो हम लोग चौथा पांचवा, अगर चौथा ज़्यादा बड़ा होगा तो चौथा सिर्फ करेंगे, पांचवा बाद में करेंगे, वो अपनी कोडिंग में आपको देखूंगा कि अपने कोडिंग में मैगजीन आपको पूरी खत्म कराऊंगा। ठीक है, कम से कम 5 से 6 पार्ट मैक्सिमम रखूंगा, इससे ऊपर नहीं, राइट। तो ये मान सकते हो कि करीब 6 घंटे में आपकी मैगजीन पूरी खत्म हो जाएगी, है ना। और अभी ये मैंने जो मैगजीन आ गई है, इन्वायरमेंट की हिंदी वाली मैगजीन आ चुकी है, उसको मैंने सुबह डिस्कशन करा दिया है जो पूरी व्याख्या के साथ। तो वहाँ पे अब मैं उसमें भी बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे मैंने एमसीक्यूज करा दिए, और भी यहाँ से एमसीक्यूज के अलावा क्या क्वेश्चन और बन सकता है वो चीज़ आपको कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया वहाँ पर। ठीक है, कल थोड़ा मैगजीन और अपडेटेड वर्जन में लाएंगे, उसको हाईलाइट करके लाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, चीज़ों को हाईलाइट करके और कुछ चीज़ों को ऐड करके देखेंगे, कोशिश करेंगे पूरी उसमें। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जुड़ सकते हो आप। ठीक है, और वहाँ से मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।